नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने 5 लड़ाकू विमानों सहित 6 पाकिस्तानी विमान मार गिराए। देश का वार्षिक रक्षा उत्पादन पिछले वित्त वर्ष में 1,51,000 करोड़ रुपए के अब तक के सर्वाधिक स्तर पर पहुंचा। देश भर में रक्षाबंधन का त्योहार पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में तेजी से फैलती आग के कारण हजारों लोगों को घर खाली करने को कहा गया और रमेश बुदिहाल और किशोर कुमार महाबलीपुरम में एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय बने। अब समाचार विस्तार से। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कहा है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 5 लड़ाकू विमान मार गिराए। बेंगलुरु में आज आयोजित 16वें एयर चीफ मार्शल एलएम कात्रे व्याख्यान को संबोधित करते हुए वायुसेना प्रमुख ने कहा कि भारत ने पाकिस्तानी वायुसेना के 5 विमान और एक अवाक्स विमान मार गिराया। उन्होंने कहा कि कम से कम 5 लड़ाकू विमानों को मार गिराने की पुष्टि हुई है। उन्होंने शाहबाज जैकबाबाद हवाई अड्डे पर हुए हमलों का भी जिक्र किया, जिसमें हमारी मिसाइलों ने F-16 जैसे कुछ विमानों को नष्ट कर दिया था। We have indication of at least one AWC hangar and a few F-16s which were under maintenance there. Apart from these, the SAGW systems, mostly from fighter aircraft, are from S-400. We have at least 5 fighters confirmed kills and 1 large aircraft, which could be either an ELINT aircraft or an AWNC aircraft, which was taken on at a distance of about 300 kilometers. This is the actually largest ever recorded surface-to-air kill. उन्होंने बताया कि भारतीय हमले सोच समझकर किए गए थे और तीनों सेनाओं के बीच पूर्ण समन्वय था। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि हमारी वायु रक्षा प्रणालियों ने शानदार काम किया। Our air defense systems have done a wonderful job. The S-400 system, which we had recently bought, has been a game changer. The range of that system has really kept their aircraft away from their weapons like long-range glide bombs that they have. They have not been able to use any one of those because they have not been able to penetrate this system. देश का वार्षिक रक्षा उत्पादन पिछले वित्त वर्ष के 1,51,000 करोड़ रुपए के अब तक के सर्वाधिक स्तर पर पहुंच गया। ये उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,27,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 18% की मजबूत वृद्धि है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी सराहना करते हुए कहा कि ये रक्षा औद्योगिक आधार की मजबूती का स्पष्ट संकेत है। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग और अन्य हितधारकों की भी सराहना की। रेलवे ने राउंड ट्रिप पैकेज योजना शुरू करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत यात्रियों को वापसी यात्रा पर 20% की छूट दी जाएगी। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस योजना के तहत बुक टिकटों पर किराया लौटाया नहीं जाएगा। योजना के तहत 13 अक्टूबर की अवधि के लिए बुकिंग इस महीने की 14 तारीख से शुरू होगी। वापसी यात्रा के टिकट बुक करते समय 60 दिनों की अग्रिम आरक्षण अवधि लागू नहीं होगी। भाई बहन के स्नेह का त्योहार रक्षाबंधन आज देश भर में पारंपरिक उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस दिन बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी दीर्घायु की कामना करती हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षाबंधन के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि ये पवित्र त्योहार समाज में सद्भाव और एकता को बढ़ावा देता है और भाई बहनों के बीच प्रेम और विश्वास के अनूठे बंधन का प्रतीक है। राष्ट्रपति ने देशवासियों से एक समृद्ध देश के निर्माण का संकल्प लेने का आग्रह किया, जहां हर महिला सुरक्षित महसूस करे और राष्ट्र के विकास में योगदान दे सके। लद्दाख में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत पर्यटन विभाग ने शिक्षा विभाग के सहयोग से आज करगिल के निकट भारतीय सेना के जवानों के लिए विशेष तिरंगा रक्षाबंधन समारोह का आयोजन किया। छात्राओं ने सेना के अधिकारियों और जवानों को तिरंगा राखी बांधी। इस बीच हमारे जालंधर संवाददाता ने खबर दी है कि सीआरपीएफ ने भी चंडीगढ़ में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया।
पंजाब सीमा पर अमृतसर स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध अटारी वाघा चौकी सहित विभिन्न स्थानों पर महिलाएं और लड़कियां सीमा सुरक्षा बल के वीर जवानों को पवित्र राखियां बांध रही हैं। पंजाब की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री प्रोफेसर लक्ष्मीकांता चावला, जो पिछले 50 वर्षों से अधिक समय से सीमा पर तैनात जवानों के साथ यह त्योहार मना रही हैं, उन्होंने आज भी अन्य लोगों के साथ वहां पहुंचकर पवित्र राखी बांधी। ये भावुक पल जवानों से एक मौन वादा सा लग रहा था कि आप देश की रक्षा करें और हम हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जालंधर। बिहार में राज्य सरकार ने रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाओं और छात्राओं को राज्य सरकार की परिवहन बसों में आज और कल निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वृक्षों को राखी बांधकर पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने 23वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 के लिए योजना दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कारों के लिए नामांकन 1 सितंबर से वेब पोर्टल www.nceg.gov.in पर जमा किए जा सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर है। निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव द्वारा 2 अगस्त को संवाददाता सम्मेलन के दौरान दिखाए मतदाता पहचान पत्र को फर्जी बताया है। दीघा विधानसभा क्षेत्र के मतदाता अनुबंधन अधिकारी ईआरओ ने तेजस्वी यादव को 16 अगस्त शाम 5 बजे तक इस पहचान पत्र को आयोग कार्यालय में जमा कराने का निर्देश दिया है। ईआरओ ने पत्र जारी करके कहा है कि इस संख्या वाला कोई मतदाता पहचान पत्र जारी नहीं किया गया है। जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले के अखल वन क्षेत्र में चल रहे आतंकवाद रोधी अभियान में गंभीर रूप से घायल हुए सेना के 2 जवानों की मृत्यु हो गई है। अभियान का आज 9वां दिन है। ये मुठभेड़ पिछले शुक्रवार को शुरू हुई थी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि मुठभेड़ स्थल पर सुरक्षा बलों की घेराबंदी के बाद कल रात भी तेज विस्फोट और रुक रुक कर गोलीबारी जारी रही। पुलिस के अनुसार अब तक 3 अज्ञात आतंकवादी मारे गए हैं। महाराष्ट्र में एंटी नार्कोटिक्स सेल ने मलाड, जोगेश्वरी, दादर और नवी मुंबई में छापेमारी करके लगभग 10.07 करोड़ रुपए मूल्य का 4.34 किलोग्राम मेफेड्रोन एमडी जब्त किया है। छापेमारी के दौरान 2 विदेशी नागरिकों सहित 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के तहत आगे की जांच जारी है। तमिलनाडु सरकार ने कल नई शिक्षा नीति जारी की। वर्ष 2022 में नीति का मसौदा तैयार करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति मुरुगेसन की अध्यक्षता में 14 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। समिति ने पिछले वर्ष जुलाई में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थीं। नई नीति में कला और विज्ञान स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले एक सामान्य प्रवेश परीक्षा के बजाय कक्षा 11 और 12 के समेकित अंकों के आधार पर होंगे। ये नीति राज्य के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने चेन्नई में जारी की। दक्षिणी कैलिफोर्निया में भीषण गर्मी के बीच तेजी से फैल रही जंगल की आग के कारण हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के आदेश दिए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि लॉस एंजल्स काउंटी में 5 क्षेत्रों को खाली करने के आदेश दिए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि लॉस एंजल्स काउंटी में 5 क्षेत्रों को खाली करने के आदेश दिए गए हैं, जहां लगभग 2700 निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है और 700 इमारतें प्रभावित हुई हैं। इस भीषण आग को बुझाने के लिए लगभग 400 कर्मियों को तैनात किया गया है। इस बीच विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने चेतावनी दी है कि वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रभावित कर रही है। संगठन के अनुसार समुद्र की सतह का औसत तापमान भी बढ़ रहा है। जुलाई में यूरोप में लू की स्थिति ने विशेष रूप से स्वीडन और फिनलैंड को प्रभावित किया। संगठन ने कहा है कि पिछले सप्ताह पश्चिम एशिया, दक्षिणी मध्य एशिया, उत्तरी अफ्रीका के अधिकांश हिस्सों, दक्षिणी पाकिस्तान और दक्षिण पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अगले हफ्ते प्रस्तावित मुलाकात पर अपनी पहली प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यूक्रेन रूस को कोई भी क्षेत्रीय रियायत नहीं देगा। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूक्रेन अपनी जमीन नहीं देगा। इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने शुक्रवार 15 अगस्त को अलास्का में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात और यूक्रेन युद्ध पर चर्चा करने की घोषणा की थी।
पाकिस्तान की मानवाधिकार परिषद ने समूचे बलूचिस्तान में इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं बंद किए जाने की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि ये मूल अधिकारों का घोर उल्लंघन है। इससे संचार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा पर बुरा असर पड़ा है और लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। परिषद ने चेतावनी दी कि ऐसी सामूहिक सजा से जनविश्वास और लोकतंत्र को आघात पहुंचता है। परिषद ने इन सेवाओं को तुरंत बहाल करने की मांग की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले के धराली हर्षिल आपदाग्रस्त क्षेत्र में राहत और बचाव अभियान जोरों पर है। अभियान में बड़ी संख्या में राहत कर्मियों के साथ ही हवाई सेवा, आधुनिक तकनीक और उपकरणों की मदद ली जा रही है। अब तक 775 लोगों को बचाया गया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। आपदा प्रभावित धराली हर्षिल क्षेत्र में सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और स्थानीय प्रशासन की ओर से तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों को रेस्क्यू करने का अभियान जारी है। प्रभावित क्षेत्र में हेलीकॉप्टरों से आवश्यक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। साथ ही बिजली, पानी, स्वास्थ्य और सड़क सहित सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए युद्ध स्तर से कार्य किया जा रहा है। वहीं सेना के जवान लिमचा गार्ड में बेली ब्रिज बनाने के काम में भी युद्ध स्तर पर जुटे हैं। आपदा प्रभावित क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह मुस्तैद है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम मौके पर प्रभावितों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रही है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। हिमाचल प्रदेश में मानसून वर्षा के कारण सामान्य जीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने 15 अगस्त तक राज्य के कई हिस्सों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने आज और कल वर्षा का येलो अलर्ट जारी करके कुछ जगहों पर तेज बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना व्यक्त की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 11 और 14 अगस्त के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान बिलासपुर जिला के श्री नैना देवी में सर्वाधिक 112 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जबकि जिला मंडी के पंडोह में 102 मिलीमीटर वर्षा हुई है। भारी वर्षा के कारण नदी नाले उफान पर हैं और बांधों का जलस्तर बढ़ने से कई बांधों से अतिरिक्त पानी छोड़ा जा रहा है। राज्य में जगह जगह भूस्खलन के चलते एक राष्ट्रीय उच्च मार्ग और 399 संपर्क सड़कें बंद पड़ी हैं। इस बीच मौसम विभाग के खराब मौसम की चेतावनी के मद्देनजर राज्य सरकार ने लोगों को एहतियात बरतने, अनावश्यक यात्रा से बचने और नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली और एनसीआर के कुछ हिस्सों में आज मध्यम से भारी बारिश जारी रहेगी। विभाग ने आज दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर आर.के. जेनामणि ने बताया कि अगले 2-3 दिनों तक उत्तर पश्चिम भारत में भारी से बहुत भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। दिल्ली में हैवी रेनफॉल रिपोर्ट हुआ है। अगर वार्निंग दिल्ली का बात करें तो आज जो 8:30 के बाद भी 11:30 आवर्स IST तक भी मॉडरेट रेन रिपोर्ट हुआ है। तो इसको देखते हुए आगे भी रेन जारी रहेगा। उत्तर पश्चिम भारत का बात करें तो मेनली पश्चिम उत्तर प्रदेश और हरियाणा और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में भी हैवी रेनफॉल जारी है। बाकी जो भारत का इलाका है ऐसे कोई मेजर हैवी रेनफॉल का वार्निंग नहीं है। और अब खेल समाचारों के साथ हैं वैष्णवी। रमेश बुदिहाल और किशोर कुमार महाबलीपुरम में एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप के ओपन पुरुष वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय सर्फर बन गए हैं। बुदिहाल ने आज की पहली हीट में 14.84 के स्कोर के साथ क्वार्टर फाइनल में दबदबा बनाया और फिलीपींस के नील सांचेज पर बढ़त बनाई। पुरुष ओपन की अंतिम हीट में किशोर ने संयमित प्रदर्शन करते हुए 10.50 के स्कोर के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया। उधर बैंकॉक में अंडर 19 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 7 महिलाओं सहित 10 भारतीय मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गए हैं। महिलाओं के 54 किलो भार वर्ग में निशा, 57 किलो वजन वर्ग में मुस्कान, 60 किलो वर्ग में विनी, 65 किलो भार वर्ग में निशा, 75 किलो भार वर्ग में आरती कुमारी और 80 किलो से अधिक वजन वर्ग में पार्ची टोकस ने सेमीफाइनल में अपने अपने मैच जीते। 80 किलो भार वर्ग में कृतिका को सीधे फाइनल में प्रवेश मिला है। पुरुष वर्ग में मौसम सुहाग, राहुल कुंडू और हेमंत सांगवान ने फाइनल में जगह बनाई है। फाइनल मुकाबले कल होंगे। और अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वायुसेना प्रमुख AP सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने 5 लड़ाकू विमानों सहित 6 पाकिस्तानी विमान मार गिराए। देश का वार्षिक रक्षा उत्पादन पिछले वित्त वर्ष में 1,51,000 करोड़ रुपए के अब तक के सर्वाधिक स्तर पर पहुंचा। देश भर में रक्षाबंधन का त्योहार पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में तेजी से फैलती आग के कारण हजारों लोगों को घर खाली करने को कहा गया। और रमेश बुदिहाल और किशोर कुमार महाबलीपुरम में एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय बने। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।